हेलो फ्रेंड्स, हम आधुनिक भारत का अध्ययन कर रहे थे और आज हम एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। यानी 18वीं शताब्दी में या 18वीं सदी में स्वतंत्र हुए राज्यों के बारे में चर्चा करेंगे। यानी 18वीं शताब्दी में कौन कौन से राज्य स्वतंत्र हो गए थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। और आज हम सर्वप्रथम बात करेंगे बंगाल राज्य की। बंगाल राज्य से संबंधित यहाँ जो स्वतंत्र रूप से शासक बनेंगे उनकी चर्चा करेंगे। उसके बाद बंगाल पर अंग्रेज़ों का नियंत्रण अर्थात प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, और उसके बाद इलाहाबाद की संधि और बंगाल में द्वैध शासन, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए, पहला क्वेश्चन है, बंगाल में स्वतंत्र राज्य की नींव किसके द्वारा डाली गई है? तो एक तो ये ध्यान रखना कि स्वतंत्र क्वेश्चन पूछा गया कि स्वतंत्र राज्य की नींव किसके द्वारा। अगर क्वेश्चन ये आता है कि किसके समय बंगाल में स्वतंत्र राज्य की नींव किसके समय डाली गई, तो ये क्वेश्चन समय वाला हो जाएगा। या पूछ ले किस शासक के समय, या किस मुगल शासक के समय, किस मुगल शासक के समय। तो इस समय की यदि हम बात करें, मुगल शासक हैं मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला कहा जाता है। मोहम्मद शाह रंगीला, अर्थात वास्तविक नाम है रोशन अख्तर। इसका वास्तविक नाम क्या है? रोशन अख्तर। और इसका समय है 1719 से 1748। तो इस समय शासक कौन है? मोहम्मद शाह रंगीला। और इसका समय क्या है? 1719 से 1748 तक। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा गया कि बंगाल में स्वतंत्र राज्य की नींव किसके द्वारा डाली गई है? निज़ाम उल मुल्क, व्यक्ति का नाम क्या है? निज़ाम उल मुल्क। इसके द्वारा स्वतंत्र राज्य की जो नींव है वो कहाँ डाली गई है? हैदराबाद में। और 1724 में शहादत खां की यदि हम बात करें, इसके द्वारा स्वतंत्र राज्य की जो नींव है वो कहाँ डाली गई है? अवध में। और वर्ष है 1722। मुर्शीद कुली खां, और इसके द्वारा बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, मुर्शीद कुली खां। ऑप्शन डी है मोहम्मद खां बंगस की यदि हम बात करें, इसके द्वारा स्वतंत्र राज्य की नींव कहाँ डाली गई है? फर्रुखाबाद में। इसके द्वारा स्वतंत्र राज्य की नींव फर्रुखाबाद में डाली गई। तो बंगाल में स्वतंत्र राज्य की नींव पूछी गई है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? मुर्शीद कुली खां। अगर हम बंगाल की बात करें, यानी इस समय का, यानी जो तत्कालीन बंगाल है, तत्कालीन बंगाल की बात करें, एक तो ये सर्वाधिक संपन्न राज्य है, भारत का सर्वाधिक संपन्न राज्य था, अर्थात मुगल काल में भी सर्वाधिक संपन्न राज्य था। और इस तत्कालीन बंगाल में कौन कौन सा क्षेत्र शामिल था? एक तो आधुनिक पश्चिमी बंगाल, एक तो कौन सा क्षेत्र है? आधुनिक पश्चिम बंगाल। एक इसमें शामिल है बांग्लादेश, एक इसमें शामिल है बिहार, और एक है उड़ीसा। आधुनिक बंगाल में ये सारे क्षेत्र शामिल हैं। और अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री यहाँ, अंग्रेज़ों की यदि हम बात करें, अंग्रेज़ों ने पहली फैक्ट्री 1651 में शाह सूजा की अनुमति लेकर लगाई थी। शाह सूजा की अनुमति लेकर के, शाह सूजा की अनुमति, इनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मुर्शीद कुली खां। सही जवाब क्या होगा? मुर्शीद कुली खां। अगला क्वेश्चन है, मुर्शीद कुली खां के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मुर्शीद कुली खां के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है वाला पूछा गया है। इसमें ऑप्शन एक है, वह दक्षिण भारत का ब्राह्मण था। तो ये बात सही है,
ये दक्षिण भारत का ब्राह्मण था। बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद ले गया। इसने 1704 में, वर्ष क्या है 1704, 1704 में ये बंगाल की राजधानी ढाका से कहाँ लेके जाता है, मुर्शिदाबाद। मुर्शीद कुली खां का जो समय है उस समय कितना माना जाता है, 1717 से 1727 तक। इसका समय क्या माना जाता है, 1717 से 1727 तक माना जाता है। ये दक्षिण भारत का ब्राह्मण था। बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद 1704 में लेकर गया और फारूक सियर ने उसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। फारूक सियर ने उसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया। तो बंगाल का गवर्नर या सूबेदार भी कह सकते हैं अपन, गवर्नर अथवा सूबेदार कह सकते हैं। और कब नियुक्त किया है, 1717 में। 1717 में उसने इजारेदारी प्रथा को समाप्त किया। इजारेदारी का मतलब होता है ठेकेदारी प्रथा, लगान वसूल करने की ठेकेदारी प्रथा। तो इसने ठेकेदारी प्रथा को समाप्त नहीं किया था, बढ़ावा दिया था। तो इसका सही जवाब तो हो जाएगा डी। सही जवाब क्या होगा, डी। यानी इसने इजारेदारी प्रथा को समाप्त नहीं किया था, बाकी इस प्रथा को इसने बढ़ावा दिया था। इससे किसानों का शोषण बढ़ गया था। अगर हम मुर्शीद कुली खां के बारे में बात करें, इसे 1701 में औरंगजेब के द्वारा 1701 में औरंगजेब के द्वारा नायब सूबेदार बनाया गया था। बंगाल का नायब सूबेदार, औरंगजेब ने इसे 1701 में बंगाल का नायब सूबेदार बनाया था। क्योंकि इस समय बंगाल का सूबेदार कौन है, जब औरंगजेब ने इसे नायब सूबेदार बनाया तो इस समय बंगाल का सूबेदार कौन था, अजी मुस्सान। ये इस समय बंगाल का सूबेदार था। तो ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी लेके गया। फारूक सियर ने बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया। इजारेदारी प्रथा को समाप्त नहीं किया था, इसने इजारेदारी प्रथा को बढ़ावा दिया था। यानी इसके समय खालसा भूमि का विस्तार किया गया और इजारेदारी प्रथा को बढ़ावा मिलता है। बड़े बड़े जमींदारों को ये प्रोत्साहन देता है और छोटे जमींदारों का इन्होंने उन्मूलन कर दिया था। तो इसका सही जवाब होगा डी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, मुर्शीद कुली खां के समय अंतिम विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ। मुर्शीद कुली खां के समय अंतिम विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ। तो एक तो हमें ध्यान रखना है, मुर्शीद कुली खां के समय 3 विद्रोह हुए थे। मुर्शीद कुली खां के समय कितने विद्रोह होते हैं, 3 विद्रोह होते हैं। ऑप्शन है, जैसे उदय नारायण की बात करें, उदय नारायण, सीताराम, सुजात खां और नजात खां। तो उदय नारायण और जो सीताराम है, 2 व्यक्ति तो ये हो गए और तीसरा व्यक्ति एक और है, गुलाम मोहम्मद। ये जो तीनों व्यक्ति हैं, इन तीनों व्यक्तियों ने तो प्रथम विद्रोह किया था। प्रथम विद्रोह ध्यान रखना है, सीताराम, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद, इन तीनों ने प्रथम विद्रोह किया। इसके बाद ऑप्शन है सुजात खां के द्वारा दूसरा विद्रोह किया गया था। यानी कुल 3 विद्रोह हो रहे हैं। पहला विद्रोह सीताराम, उदय नारायण और एक व्यक्ति अभी हमने बात की गुलाम मोहम्मद। दूसरा विद्रोह किसने किया, सुजात खां ने। तो इसका सही जवाब होगा नजात खां के द्वारा तीसरा विद्रोह या अंतिम विद्रोह हुआ था। अंतिम और तीसरा विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था, सुजात खां के नेतृत्व में हुआ था। इसी प्रकार यदि हम मुर्शीद कुली खां की बात करें, इन्होंने बड़े जमींदारों पर आधारित कुलीन वर्ग का विकास किया और किसानों को तकावी ऋण भी प्रदान किए थे। तकावी ऋण, अग्रिम ऋण कहा जाता है। कृषि से संबंधित इसने किसानों को अग्रिम ऋण
प्रदान किए थे और जमींदारों का भूसुधारों से असंतोष था, इसलिए इसके शासनकाल में 3 विद्रोह होते हैं। तो ये सामान्य क्वेश्चन हो गए इसमें। एक तो ये बंगाल में स्वतंत्र राज्य की नींव रखता है, दक्षिण भारत का ब्राह्मण था और मुर्शीद कुली खां को औरंगजेब ने नायब सूबेदार बनाया। उस समय बंगाल का सूबेदार औरंगजेब का पुत्र अजीमुस्सान था। 1704 में इसने ढाका के स्थान पर मुर्शिदाबाद राजधानी बनाई और 1717 में फर्रुख सियर द्वारा मुर्शीद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बनाया गया था, सूबेदार बनाया गया। और अगर हम मुर्शीद कुली खां की बात करें, इसी के समय मुर्शीद कुली खां के समय ही 1719 में उड़ीसा को बंगाल के अधीन कर दिया गया था। उड़ीसा को भी किसके अधीन कर दिया गया था? बंगाल के अधीन कर दिया गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा नजात खां। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा की गई? बंगाल में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? अभी हम चर्चा कर चुके हैं, इजारेदारी प्रथा की शुरुआत किसने की है? किसने की है? मुर्शीद कुली खां ने। और मुर्शीद कुली खां बंगाल का पहला स्वतंत्र शासक है, जिसका समय है 1717 से 1727 तक, 1717 से 1727 तक। और शुजाउद्दीन की बात करें, ये दूसरा शासक था, बंगाल का दूसरा शासक, बंगाल का ये दूसरा शासक था। और इसका जो समय है, इसका समय है 1727 से 1739 तक। इसका जो समय है ये कब से कब तक है? 1727 से 1739 तक। अगर हम शुजाउद्दीन की बात करें, ये मुर्शीद कुली खां का दामाद था। एक तो ये मुर्शीद कुली खां का दामाद था और इसके समय बिहार को बंगाल का हिस्सा बना दिया गया। बिहार को किस में शामिल कर दिया गया? बंगाल में। तो उड़ीसा को तो किसके समय शामिल किया जाता है? मुर्शीद कुली खां के समय। और बिहार को किसके समय बंगाल के अधीन कर दिया जाता है? बंगाल के अधीन, बिहार को बंगाल के अधीन कर दिया जाता है शुजाउद्दीन के समय। किसके समय? शुजाउद्दीन के समय। और इसी शुजाउद्दीन ने क्या किया था? इसने 1732 में अलीवर्दी खां, जो आगे चल कर के शासक बनेगा, अलीवर्दी खां, इस अलीवर्दी खां को बिहार का नायब सूबेदार बनाया था इसने, बिहार का नायब सूबेदार। और ये कहाँ का नायब सूबेदार बना दिया? बिहार का। किसके द्वारा बनाया गया है? शुजाउद्दीन के द्वारा बनाया गया है। इसका सही जवाब होगा मुर्शीद कुली खां। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के किस शासक के समय बिहार को बंगाल के अधीन कर दिया गया था? बंगाल के किस शासक के समय बिहार को बंगाल के अधीन कर दिया गया था? अभी हम बात कर चुके हैं उड़ीसा को बंगाल के अधीन किसके समय, यानी मुर्शीद कुली खां की बात करें तो इसके समय तो 1719 में उड़ीसा को बंगाल के अधीन किया गया है। ध्यान रखना है, उड़ीसा को बंगाल के अधीन किया गया है 1719 में। शुजाउद्दीन के समय 1733 में, शुजाउद्दीन के समय 1733 में बिहार को किसके अधीन कर दिया गया है? बंगाल के। बिहार को बंगाल के अधीन कर दिया गया। इसका सही जवाब हो जाएगा शुजाउद्दीन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बंगाल के किस शासक ने आलम उद्दौला हैदर जंग की उपाधि धारण की? बंगाल के किस शासक ने आलम उद्दौला हैदर जंग की उपाधि धारण की? तो ऑप्शन है सरफराज। सरफराज का शासनकाल है 1739 से 1740। इसका शासनकाल क्या है? 1739 से 1740। तो ये शुजाउद्दीन का पुत्र है। इसके पिता का नाम क्या है? शुजाउद्दीन। शुजाउद्दीन का पुत्र था और इसी ने आलम उद्दौला हैदर जंग की उपाधि धारण की थी। इसी ने आलम उद्दौला हैदर जंग की उपाधि धारण की थी। और
इस सरफराज खां को अली वर्दी खां के द्वारा पराजित किया जाएगा 1740 में। और 1740 में एक युद्ध होता है, युद्ध का नाम क्या है? गिरिया का युद्ध। युद्ध का नाम क्या होगा? गिरिया का युद्ध। तो हम क्रम से देख रहे हैं, यानी बंगाल का पहला शासक कौन है? मुर्शीद कुली खां 1717 से 1727। दूसरा शासक है सुजाउद्दीन 1727 से 1739। ये तीसरा शासक आ गया क्रम से, ये तीसरा शासक है सरफराज 1739 से 1740। ये सुजाउद्दीन का पुत्र था। इसने कौन सी उपाधि धारण की? आलम उद्दौला हैदर जंग। उपाधि कौन सी है? आलम उद्दौला हैदर जंग। और 1740 में इसे गिरिया के युद्ध में कौन पराजित कर देगा? अली वर्दी खां, जो चौथा शासक बन जाएगा। बिहार के नायब सूबेदार, बिहार के नायब सूबेदार अभी हम चर्चा कर चुके हैं। बिहार के नायब सूबेदार ने 1740 में गिरिया के युद्ध में सरफराज को पराजित कर मार डाला था। सही जवाब होगा अली वर्दी खां। सही जवाब क्या होगा? अली वर्दी खां, क्योंकि अली वर्दी खां को बिहार का नायब सूबेदार, इसको बिहार का नायब सूबेदार 1732 में किसके द्वारा बनाया गया था? सुजाउद्दीन के द्वारा बनाया गया था। सुजाउद्दीन बिहार का नायब सूबेदार बनाया गया और आगे चलकर ये शासक बन जाएगा। तो 1740 में गिरिया के युद्ध में इसने अली वर्दी खान ने किसकी हत्या कर दी? सरफराज खान की हत्या कर दी और उसके बाद खुद शासक बन जाता है। इसके बाद देखिए, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की है? बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की है? तो इसका सही जवाब होगा अली वर्दी खां। और अली वर्दी खां का समय क्या रहेगा? 1740 से 1756। अली वर्दी खां का समय क्या है? 1740 से 1756। और ये बंगाल का कौन से क्रम का शासक बन गया है? चौथे नंबर का। तो पहले नंबर का शासक मुर्शीद कुली खां 1717 से 1727। दूसरा है सुजाउद्दीन 1727 से 1739। तीसरा है सरफराज खान। तीसरा कौन सा है? सरफराज खान 1739 से 40। और चौथा शासक कौन है? अली वर्दी खां 1740 से 1756। 1756। तो इसने यूरोपियों की तुलना किससे की है? मधुमक्खियों से। यूरोपियों की तुलना इसने मधुमक्खियों से की है। यानी इसने कहा भी था, यूरोपियों के बारे में कहा था कि ये मधुमक्खी के समान है, यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो ये डंक मारेंगे। अली वर्दी खान ने यूरोपियों के बारे में क्या कहा था? कि ये मधुमक्खी के समान है, यदि इन्हें न छेड़ा जाए तो ये शहद देंगी और यदि इन्हें छेड़ा जाए तो वो डंक मारेंगे। तो इसका सही जवाब होगा अली वर्दी खां। सही जवाब क्या होगा? अली वर्दी खां। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे बंगाल की वास्तविक स्वतंत्रता का जन्मदाता माना जाता है? बंगाल की वास्तविक स्वतंत्रता का जन्मदाता माना जाता है। तो इसका भी सही जवाब होगा अली वर्दी खां। इसका सही जवाब क्या होगा? अली वर्दी खां। क्यों? क्योंकि पहला शासक कौन है बंगाल का? मुर्शीद कुली खां। पहला शासक कौन था? मुर्शीद कुली खां। यद्यपि ये स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर देता है, ये स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर देता है, लेकिन फिर भी ये नियमित रूप से कर देता था, नियमित रूप से केंद्र के पास कर भेजता था। सुजाउद्दीन की बात करें, ये भी मुगलों को राजस्व भेजता रहा। सरफराज की बात करें तो इसने मुगलों को दिए जाने वाले कर में कमी कर दी थी, कमी की है, लेकिन भेज तो ये भी रहा है। और इसके बाद ऑप्शन है ए, ऑप्शन है अली वर्दी खां। अली वर्दी खां की यदि हम बात करें, इसके समय बंगाल दिल्ली से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया था। इसके समय जो बंगाल है दिल्ली से पूर्णतया स्वतंत्र हो गया था। इसके समय बंगाल पूर्णतया स्वतंत्र हो चुका है, यानी इसे ही बंगाल की वास्तविक स्वतंत्रता का जन्मदाता माना जाता है। यद्यपि प्रारंभ में जब ये यहाँ का बंगाल का नवाब बनता है तो इसने 2 करोड़ रुपए
2 करोड़ रुपए नजराने के रूप में भेजा था। उपहार, नजराना, केंद्र में भेजा था नजराने के रूप में, लेकिन उसके बाद इसने ये सारा कार्य बंद कर दिया था। तो इसमें सही जवाब होगा अलीवर्दी खां। तो अलीवर्दी खां, इसका दोबारा क्लियर कर लें, इसका समय है 1740 से 1756 तक, और ये क्रम से बंगाल का कौन सा नवाब है? चौथा नवाब है, बंगाल का चौथा नवाब है। अगला क्वेश्चन है, मराठों ने बंगाल के किस नवाब से राजस्व वसूल किया था? मराठों ने बंगाल के किस नवाब से राजस्व वसूल किया था? यानी उत्तर तो अलीवर्दी खां होगा। अगर हम इसको देखें, 1751 की बात है। 1751 में यानी मराठे अलीवर्दी खां पर आक्रमण कर रहे थे, मराठों के द्वारा निरंतर आक्रमण किया जा रहा था। इसीलिए 1751 में अलीवर्दी खां ने मराठों का सरदार है रघुजी भोंसले, रघुजी भोंसले, यानी मराठे लगातार आक्रमण कर रहे थे, इसलिए 1751 में अलीवर्दी खां ने मराठा सरदार रघुजी भोंसले के साथ संधि कर ली, रघुजी भोंसले के साथ संधि कर ली, और इन्हें 12 लाख रुपए 12 लाख रुपए प्रति वर्ष चौथ देना स्वीकार किया। चौथ और सरदेश मुखी, ये 2 प्रकार के कर हैं मराठों के, हम आगे बात करेंगे। 2 प्रकार के कर हैं, इनको हम आगे पढ़ेंगे। तो मराठों ने बंगाल के किस नवाब से राजस्व वसूल किया? उसका सही जवाब क्या होगा? अलीवर्दी खां। सही जवाब क्या होगा? अलीवर्दी खां। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की किलेबंदी का विरोध किया था? बंगाल के किस नवाब ने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की किलेबंदी का विरोध किया था? तो इसका भी सही जवाब अलीवर्दी खां ही होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? अलीवर्दी खां। यानी इसको समझिए आप एक बार। इस समय भारत में 2 प्रमुख कंपनियां हैं, अंग्रेज व फ्रेंच, यानी फ्रांसीसी, अंग्रेज और फ्रांसीसी। ये दोनों कंपनियां भारत में किलेबंदी कर रही थी। और अंग्रेज तो कहाँ की किलेबंदी करते हैं? कलकत्ता की। और फ्रांसीसी कंपनी कहाँ की किलेबंदी कर रही थी? चंद्रनगर की, चंद्रनगर की। तो ये किलेबंदी में लगे हुए थे, कलकत्ता में अंग्रेज और चंद्रनगर में फ्रांसीसी। इसीलिए अलीवर्दी खां के द्वारा इनका विरोध किया गया। और अलीवर्दी खां ने कहा था, अलीवर्दी खां ने कहा था कि तुम यहाँ एक व्यापारी के रूप में हो, तुम यहाँ केवल एक व्यापारी के रूप में हो, और आप अपना व्यापार कीजिए, आप अपना व्यापार कीजिए, और तुम्हें किलों की कोई ज़रूरत नहीं है, या तुम्हें किलों की क्या आवश्यकता है। इस प्रकार जब इन्होंने ये कहा तो फ्रांसीसी इनकी बात को मान जाते हैं, लेकिन अंग्रेज़ों ने इनकी बात को स्वीकार नहीं किया था। तो किलेबंदी का विरोध किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? अलीवर्दी खां के द्वारा। इसीलिए अलीवर्दी खां ने सिराजुद्दौला को, सिराजुद्दौला जो आगे चल करके यानी इसके बाद नवाब बनेगा, सिराजुद्दौला को इसने, जो इसका उत्तराधिकारी होगा, सिराजुद्दौला को कहा था कि वह अंग्रेज़ों को बंगाल की भूमि से निकाल तो सकता है, परंतु समुद्र में आग लग जाएगी। इसका अर्थ क्या हुआ कि समुद्र में अंग्रेज़ों के द्वारा संघर्ष छेड़ दिया जाएगा। और एक इसने ये सिराजुद्दौला को एक और कहा था, एक बात और कही थी, या एक वाक्य और कहा था कि अंग्रेज फ्रांसीसी और डच को एक साथ निर्बल करने का या पराजित करने का प्रयास मत करना। तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त हैं, सबसे पहले उनका अंत करना है, सबसे पहले उनका दमन करना। यानी अपन कह सकते हैं कि अलीवर्दी खां अंग्रेज़ों से एक तरीके से बैर रखना शुरू कर देता है और अंग्रेज़ों का पतन करने का प्रयास करता है, अंग्रेज़ों का पतन करने का प्रयास करता है 1756 में। बात कब की है? 1756 में, यानी पेचिस रोग के कारण, 1756 में पेचिस रोग के कारण अलीवर्दी का देहांत हो गया।
अली वर्दी की मृत्यु हो गई और अली वर्दी खां के मृत्यु के पश्चात उसका दोहित्र, अली वर्दी खां की मृत्यु के पश्चात उसका दोहित्र सिराजुद्दौला, उसका दोहित्र कौन है? सिराजुद्दौला, जो बंगाल का नवाब बनेगा। अगला नवाब कौन बनेगा बंगाल का? सिराजुद्दौला। तो दोस्तों एक बार मैं पुनः रिवाइज करवा रहा हूँ। हमने बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना से टॉपिक को शुरू किया है। इसमें पहला शासक हमने पढ़ा है मुर्शीद कुली खां, मुर्शीद कुली खां। तो ये बंगाल में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक है, दक्षिण भारत का ब्राह्मण था। 1701 में औरंगजेब ने इसे बंगाल का नायब सूबेदार बनाया और इस समय बंगाल का सूबेदार औरंगजेब का पुत्र अजीम उस-शान था। इसने 1704 में ढाका के स्थान पर किसको राजधानी बनाया है? मुर्शिदाबाद को राजधानी बनाया। इसी प्रकार 1717 में फर्रुख सियर ने मुर्शीद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बना दिया था और 1719 में उड़ीसा भी बंगाल के अधीन इसी के समय हो जाता है। इसने बंगाल में राजस्व वसूली को सुदृढ़ किया था, राजस्व वसूली को सुदृढ़ किया और खालसा भूमि का विस्तार किया, इजारेदारी प्रथा को बढ़ावा दिया और किसानों को तकावी ऋण भी दिया था, तकावी ऋण दिया था। मुर्शीद कुली खां के समय 3 विद्रोह होते हैं। पहला विद्रोह सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद ने किया था। पहला विद्रोह सीताराम राय, उदय नारायण, गुलाम मोहम्मद ने किया। दूसरा विद्रोह सुजात खां ने किया और तीसरा तथा अंतिम विद्रोह नजात खां के द्वारा किया गया। इसके बाद यहाँ का जो दूसरा शासक है वो कौन बना? सुजाउद्दीन। बंगाल का दूसरा शासक बनता है सुजाउद्दीन और सुजाउद्दीन का समय 1727 से 39। तो ये मुर्शीद कुली खां का दामाद है, मुर्शीद कुली खां का ये दामाद था और इसके समय बिहार बंगाल के अधीन कर दिया जाता है। भाई उड़ीसा किसके समय होता है? मुर्शीद कुली खां के समय। बिहार किसके समय होता है? सुजाउद्दीन के समय होता है। यानी ये भी मुगल दरबार को राजस्व भेजता रहा, मुगल दरबार को इसने भी राजस्व भेजा और इसके द्वारा अली वर्दी खां को बिहार का नायब सूबेदार बनाया गया था। इसके बाद तीसरा जो नवाब था, तीसरा नवाब कौन है? सरफराज खान। तीसरा नवाब कौन है? सरफराज खान। सरफराज खान 1739 से 1740 इसका समय है, 1739 से 1740। ये सुजाउद्दीन का पुत्र था और इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? आलम उद्दौला हैदर जंग, आलम उद्दौला हैदर जंग। और 1740 में गिरिया का युद्ध, अभी हम चर्चा कर चुके हैं, कौन सा युद्ध? गिरिया का युद्ध होता है जिसमें जो बिहार का नायब सूबेदार था अली वर्दी खां वो इसे पराजित करके मार देता है और इसके समय मुगल दरबार को जो राजस्व भेजा जाता था उसमें कमी कर दी जाती है। और चौथा व्यक्ति जो चौथा आपका नवाब बना वो कौन है? अली वर्दी खां और अली वर्दी खां का समय है 1740 से 1756, 1740 से 1756। तो ये बंगाल की वास्तविक स्वतंत्रता का जन्मदाता माना जाता है। यानी इसके समय बंगाल दिल्ली से पूर्णतः स्वतंत्र हो गया था। यद्यपि प्रारंभ में इसने दिल्ली दरबार में 2 करोड़ रुपए नजराने के रूप में भेजे, उसके बाद भेंट वगैरह भेजना बंद कर दिया था। इसके समय मराठों के निरंतर आक्रमण हो रहे थे, इसलिए 1751 में इसने मराठा सरदार जिसका नाम क्या है? रघुजी भोंसले, उसके साथ संधि की और 12 लाख रुपए सालाना चौथ देने के लिए इसने अपने आप को तैयार किया या देना शुरू कर दिया। इसी प्रकार अली वर्दी खान ने यूरोपियों की तुलना किससे की है? मधुमक्खियों से। और उसने कहा कि यदि इन्हें छेड़ा जाए तो न छेड़ा जाए तो शहद देंगी और छेड़ा जाए तो ये डंक मारेंगी। इसी प्रकार इसके द्वारा अंग्रेज़ों की कलकत्ता और फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी का विरोध किया गया था और कहा था कि तुम व्यापारी हो, तुम्हें किलों से क्या मतलब है। फ्रांसीसी इसकी बात को स्वीकार कर लेते हैं लेकिन अंग्रेज़ों ने इसकी बात को स्वीकार नहीं किया था, अंग्रेज़ों ने इसकी बात को स्वीकार नहीं किया। और इसके बाद इसका दोहित्र शासक बनता है जिसका नाम क्या होगा? सिराजुद्दौला, जिसका नाम क्या होगा? सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला के समय कौन कौन सी घटनाएं घटित होंगी उसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।